रिवर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको हम देखेंगे। और ये जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी बुक से भी लिया गया है और आप देखोगे कि जो बीएससीबी का बुक है या फिर जो अलग मतलब पब्लिकेशन का बुक आता है क्लास 10th हिस्ट्री का, उसमें चैप्टर्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट ये बेसिकली हमें इसी यही पढ़ना है। तो सबसे पहले ना हम इसके टर्म को समझते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या होता है। तो पहले तो आप देखो कि चैप्टर के नाम में यूरोप आ रहा है तो हमें यूरोप के बारे में पढ़ना है, और दूसरी बात है कि राष्ट्रवाद क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो अब कोई बता सकता है राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम और देशभक्ति की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम और हाँ लगाव देखो, हाँ बस लगाव। जैसे देखो कि राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है, राष्ट्र मतलब क्या होता है देश, और वाद मतलब होता है विचार। तो कोई भी ऐसा आदमी होगा जिसको अपने देश के प्रति अच्छा विचार नहीं होगा, ऐसा तो कोई नहीं होगा। मान लो पाकिस्तान का भी आदमी रहेगा, ठीक है, फिर भी उसको पाकिस्तान के प्रति तो लगाव रहेगा ना। तो राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है कि अपने देश के प्रति लगाव, प्यार जो होता है उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को यूरोप के बारे में पढ़ना है कि यूरोप में लोग कैसे अपने देश से उनका कैसा लगाव था, क्या था। जैसे हम लोग क्या करते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, ऐसे भले ही कोई कुछ भी कर, लेकिन इंडिपेंडेंस डे के दिन देखते हो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल अपना पहचान छोड़ के और नेशनल लेवल पे अपनी पहचान की बात करते हैं और नेशनल लेवल पे अपने आप को जोड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में। तो राष्ट्रवाद समझ में आ गया कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। उसके बाद अब देखो कि राष्ट्रवाद हमको यूरोप के बारे में पढ़ा। जैसे यूरोप में तुम देखोगे, जैसे हम लोग इंडिया कितने दिन तक गुलाम था और किसका था? अंग्रेज। हाँ, अंग्रेज मतलब कहाँ से था? अमेरिका से, इंग्लैंड से था। हाँ, पहले सबको लगता था कि अंग्रेज मतलब अमेरिका, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पे जो कब्जे किया था वो इंग्लैंड किया था। और इंग्लैंड एक बात ऐसा कंट्री जो मैक्सिमम देश को अपने अंडर में रखा था, चाहे वो अमेरिका भी इंग्लैंड के अंडर में था एक टाइम पे। तो देखो कि यहाँ पे इंग्लैंड जो था सब देश पे जाता था, अपना उसको क्या कॉलोनी बना लेता था, यानी उपनिवेश बना लेता था, और वहाँ पे अपना क्या करता था, पूरा वर्चस्व दिखाता था। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या हो रहा है कि वहाँ पे भी ब्रिटेन का अपना कब्जा होगा, यूरोप में भी, या फिर किसी भी देश का वहाँ पे कब्जा होगा। उन लोग को लगता होगा कि नहीं, हम लोग में क्या है कि कहीं ना कहीं किसी से दब रहे हैं, हम लोग का कोई अधिकार छीना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग बोला होगा कि नहीं, अब हम लोग को क्या करना होगा, देश के लिए आगे बढ़ के और लड़ाई करना होगा। जैसे भारत में कैसे हुआ था, हम लोग को लगा कि अंग्रेज अब हम लोग को बहुत दुख दे रहा है, तो सब लोग एक साथ आके युद्ध किए थे और जीत गए हम लोग, फाइनली इंडिपेंडेंस मिल गया हम लोगों को। तो उसी तरीके से वहाँ पे भी कुछ हुआ होगा। तो क्या हुआ होगा वो हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे राष्ट्रवाद के विकास में क्या क्या जो चीज़ें थी जो उसको हेल्प की। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ। पुनर्जागरण क्या होता है? फिर से उसको, हाँ देखो, जागरण मतलब क्या होता है, जैसे कि अब कोई यहाँ पे देता है, ठीक है, वो कुछ गलत कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन देता क्योंकि बड़ा देता है ये वो, तो हम लोग उसके अगेंस्ट में कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो अब ऐसे क्या होगा कि उसका नेता का मन बढ़ जाएगा। फिर कोई आदमी ऐसा हीरो निकलेगा कि नहीं, अब हमको इस नेता के खिलाफ जाना है, तो वो क्या कर रहा है, लोगों में जागृति ला रहा है, जागृत कर रहा है, मतलब कि इकट्ठा होकर और उसके अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है। और पुनर्जागरण होता है मतलब फिर से वही चीज़ करना। आप जैसे देखो कि लक्ष्मीबाई लोग आज़ादी के लिए लड़ी थी ना, कब? 18 मतलब जैसे हम लोग 1947 में आज़ाद हुआ था ना, 1857 में लक्ष्मीबाई लोग लड़ी थी, ठीक है। लेकिन ऐसा रहता तो हम लोग को 100 साल पहले आज़ादी मिल गया होता, लेकिन मिला नहीं मिला। कोई ना कोई कभी रहा होगा, जैसे ग्वालियर जो थे वो सपोर्ट नहीं किए रानी लक्ष्मीबाई को, और हम लोग आज़ाद नहीं हो पाए, बट फिर भी कोशिश पूरा की थी। तो देखो यहाँ पे, लेकिन हम लोग फिर से क्या किए कि वो ख़त्म हो गया, फिर से नया नया जो आदमी हुआ, 100 साल के बाद लगभग हम लोग को आज़ादी मिला है ना। 1857 में लक्ष्मीबाई लड़ी थी, हम लोग को 1947 में आज़ादी मिला, 90 साल बाद। तो फिर आदमी सब आया, फिर से बोला कि नहीं, अब फिर से हम लोग को आज़ादी चाहिए। महात्मा गांधी आए, बहुत सारा आदमी आए, सब लोग एक साथ हुए और अपने आज़ादी के लिए, मतलब फिर से वही काम हुआ कि नहीं हुआ। इसी को कहते हैं पुनर्जागरण। मतलब कि पहले वो बात है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे दब गया और वापस से मुद्दा फिर से उखड़ गया, तो सब लोग कहेंगे पुनर्जागरण। तो वहाँ पे पुनर्जागरण का काल स्टार्ट हो गया था। उसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श। फ्रांसीसी क्रांति क्या है? फ्रांस में क्रांति। हाँ, फ्रांस की जो क्रांति है उसी को फ्रांसीसी क्रांति कब कहते हैं? कब हुआ था? 17वां वर्ष। हाँ, 1789 को हुआ था फ्रांस की क्रांति। तो वहाँ पे आप देखो कि जैसे देखो, मान लो कि अपने घर में
घर लेते हैं, ठीक है। घर क्या है, यूरोप है, और अलग अलग रूप जो है वो क्या है कि अलग अलग उसका यूरोप का, जैसे फ्रांस हो गया, रूस हो गया, जर्मनी हो गया, अलग अलग देश है। अब देखो कि घर में लगभग किसका शासन रहता है, मम्मी चाहे पापा का। तब सब बच्चा को मम्मी मार रही पीट रही है, तो कोई को बच्चा आगे बढ़ेगा, नहीं अब हमको आज़ादी चाहिए, है कि नहीं। तो कोई ना कोई आगे बढ़ेगा तब ना बाकी सब उसको सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले अगर यूरोप में आज़ादी का लड़ाई का स्टार्ट हुआ था तो वो फ्रांस में हुआ था 1789 में। उसके बाद देखा कि नहीं अब इसको आज़ादी मिल गया, तब क्या है कि और सब भी हल्ला, इनसे बच्चे सब नहीं होता है, मम्मी टॉफी लेके आएगी, एक को दे देगी, तब बाकी बच्चा कहता नहीं अब हमको भी दो, हमको भी दो, हमको भी दो। ऐसे किसी को नहीं देगी तो किसी को कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन एक को दे दी बाकी सबको छोड़ दी तो झगड़ा हो जाता है घर में। तो वही चीज़ वहाँ पे हुआ था। तो सबसे पहले फ्रांस में आज़ादी हुआ था, लड़ाई हुआ था, उसके बाद बाकी देश में हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद है कि नेपोलियन कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट, पढ़ाए थे ना उसके बारे में। देखो नेपोलियन एक इंसान था, आदमी से समझो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियावादी था, यानी रिएक्ट बहुत ज़्यादा करता था। जैसे क्या है कि वो अपने खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता था, ठीक है, किसी के भी अगेंस्ट बहुत जल्दी चला जाता था। हाँ, तानाशाह था, मतलब कि वो अपने आप वो कहता था कि हम ही शासन है, मतलब हम जो कर रहे हैं वही होना चाहिए, चाहे हम गलत बोले सही बोले उससे कोई मतलब नहीं। तो बहुत रिएक्टिव आदमी था। और वो देखो कि मतलब देखो कहीं कहीं के लिए नेपोलियन अच्छा भी है, ठीक है, और कहीं कहीं नेपोलियन बुरा भी है, तो उसका अलग अलग साइड है, वो देखने के बाद पता चलता है। लेकिन नेपोलियन यहाँ पे सबसे अहम भूमिका निभाता है। जब हम नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे तब डीप में पढ़ेगा, अभी बस इतना समझना है। उसके बाद क्या है कि जो आप देखो कोई भी जो लड़ाई होता है, जो सबसे देखो समाज में 3 टाइप का आदमी होता है। एक क्या होता है, सबसे जो संपन्न लोग जिसको कहते हैं, सबसे ऊंचा तबका का लोग, उसको किसी से मतलब होता है नहीं, मतलब वो सिर्फ अपना सोचता है, अपने बस्ती में रहता है। जिससे जो स्टार वगैरह हो गया, उन लोग को किसी से मतलब होता है, तुम्हारे घर में लाइट आ रहा है नहीं, बिजली आ रहा है नहीं, पानी आ रहा है, कोई मतलब है नहीं, मतलब है, तो लोग ऊपर ग्रेड का हो गया। दूसरा आता है जो सबसे नीचे का होता है, जो मजदूर है। अब उसको अपना तो प्रॉब्लम उससे सॉल्व ही नहीं होगा, तुम्हारा प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर पाएगा नहीं, कर पाएगा, तो उसके लिए तो 2 वक्त का रोटी कमाना ही मुश्किल है, तो वो एक हो गया। और तीसरा वर्ग बचता है जो मिडिल क्लास फैमिली है, जिसके पास थोड़ा पैसा भी, मध्यम वर्ग, थोड़ा पैसा भी है और थोड़ा उसके पास दिमाग भी है, थोड़ा टाइम भी है, हाँ, थोड़ा एटीट्यूड भी है। तो वो क्या होता है, मध्यम वर्ग का आदमी होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, ये थोड़ी एटीट्यूड दूसरे को देख के हु कर लिए। एटीट्यूड मतलब कि वो जैसे कि अपने लिए वो स्टैंड ले सकता है, जैसे कि जो सबसे नीचे तबके का है, वो अब जाके राजा को बोले बाप का बात नहीं मानेंगे तो पॉसिबल है, राजा उसको तुरंत पीट देगा, कहेगा उसको कारावास में डाल दो, तो ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन मध्यम वर्ग का आदमी क्योंकि वो पढ़ा लिखा भी होता है, सब कुछ उसके बाद थोड़ा थोड़ा होता है, तो लगभग सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी होता है। तो देखो कि कोई भी जब ये आंदोलन होता है ना, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला वर्ग होता है। क्यों? क्योंकि उसको अब जैसे देखो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में आ रहे हैं, अब अगर सरकार कोई चीज़ गलत नीति लाता है तो वो उसका विरोध करते हैं कि नहीं करते। जैसे अभी देखो अग्निपथ का विरोध हुआ था, गलत सही उसमें नहीं जा रहा, लेकिन विरोध तो किया ना इंसान, तो ये किया। अब मान लो जो एकदम नीचे एक तबके का जो मजदूर है, एकदम गरीब है, भीख मांग रहा है, उस सबको सबसे कोई मतलब है कि क्या नीति आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है, मध्यम वर्ग का होता है। याद रखो कोई भी आंदोलन में सबसे इम्पोर्टेंट कौन रोल निभाता है, मध्यम वर्ग। हाँ। उसके बाद क्या है कि वहाँ पे देखो जैसे कि सुशांत सिंह वाला केस सबको याद है, उससे पहले कुछ नहीं था, अचानक सुशांत सिंह वाला केस हुआ तो सबका जो ध्यान था वो कहाँ पे था, उसके केस में कि अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये वो। तो जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है ना, तो उस वक्त सिचुएशन तुरंत चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता है, और लोग सिर्फ उसी के बारे में बात करते। सबसे हाईलाइट मुद्दा था सुशांत सिंह वाला। देखो समय समय पे वैसा मुद्दा आता है, जैसे अभी क्या था थोड़ा दिन पहले इसी टाइप का अग्निपथ वाला बताए, उसके बाद उससे पहले जो आया था शाहीन बाग वाला, नहीं वो तो ब्रिटेन की भारत, वो तो बढ़ते जीने वाला तो होते ही रहता है। सॉरी, मतलब हाईलाइट मुद्दा ऐसा होता है ना जो कि आदमी का पूरा ध्यान वही रहता है कि अब जैसे यूक्रेन में अभी जो लड़ाई हो रहा है रूस और यूक्रेन का है ना, अभी भी हो रहा है, तो ये देखो कि सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है कि नहीं खींचा हुआ है। तो कोई ना कोई उस वक्त ऐसा माहौल बन जाता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे रोल निभाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि पाकिस्तान कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले भारत का एक सैनिक गिर गया था पाकिस्तान में, याद है? तब क्या था नाम, कुछ कोई अति था, एयरप्लेन शायद चला था। हाँ, वो आर्मी ऑफिसर था, ठीक है। अब
माया भी था ना बहुत। हाँ, तो वो पाकिस्तान में गिर गए। उसके बाद क्या हुआ कि सबका माहौल क्या हो गया था कि नहीं कैसे पाकिस्तान कैसे रख लेगा, ये है वो है, पाकिस्तान के खिलाफ ही कर देंगे वो कर देंगे, कितना मुश्किल से ये अरविंद नहीं इसी तरह कुछ नाम था, नेक्स्ट टाइम याद आ जाएगा ना। ठीक है। तो उसको बोले तो उसको भारत लाने के लिए कितना सब लोग सबका ध्यान उसी पे तक नहीं, उसको भारत लाना चाहिए, उसको भारत लाना चाहिए, उनको भारत लाना चाहिए। तो उस वक्त क्या हो गया, वैसा माहौल बन गया, सब में राष्ट्रवाद आया कि नहीं आया, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं, राष्ट्र के प्रति प्यार। आखिर वो किसी का कोई लग रहा था, तुम्हारे कोई रिश्तेदार है, मेरे कोई रिश्तेदार है, किसी कोई रिश्तेदार नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोग उनके लिए कह रहे थे कि नहीं उनको भारत में आना चाहिए, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे एक साथ। तो यही राष्ट्रवाद होता है और यही क्या हो जाता है कि उस वक्त का सामाजिक माहौल भी ऐसे पता चलता है, या फिर सांस्कृतिक माहौल। देखो जैसे अभी कुछ दिन पहले जैसे राम मंदिर जब तक नहीं बना था तब तक राम जी वाला ये वाला इतना सीन था, लेकिन अभी देखोगे कि राम जी के लिए बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाता है, कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसमें जुलूस निकल जाता है, कुछ भी निकलता है, सब एक सांस्कृतिक माहौल बना कि नहीं बना। जैसे सीतामढ़ी में अभी सीता जी का मूर्ति बनने वाला, पता है? नहीं पता है। सब यहाँ पे सीतामढ़ी का अभी इंडिया का अभी सबसे ऊंचा स्टैचू कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, और ये उससे भी बड़ा बनेगा, पूरा हाईलाइट हो जाएगा सीतामढ़ी में या जनकपुर में? सीतामढ़ी में बघी बट, देखो सीतामढ़ी में बघी बट साइड जमीन खाली है, तो बहुत ऊंचा सीता जी का एक प्रतिमा बनेगा और उसके आसपास छोटा छोटा 101 शायद प्रतिमा बनेगा। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी सा पूछा है कि कहाँ पे सीता जी का कितना 200 कुछ फीट है, आपको याद नहीं है, 210 की कुछ ऐसा बन रहा है, प्लानिंग मतलब पास होगा, भी सब बड़ा चीज़ है, बनने में टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन देखो बहुत जल्दी अगर वो बन गया ना तो सीतामढ़ी बहुत हाईलाइट हो जाएगी, जैसे अयोध्या से भी ज़्यादा हो जाएगा। सोचो अयोध्या में सिर्फ अभी मंदिर बन रहा है तब इतना हाईलाइट है, वहाँ पे जो जमीन का कीमत 1 करोड़ था ना उसका जमीन का कीमत अभी 10 करोड़ हो गया है अयोध्या, हाँ मंदिर बनने के बाद। तब सोचो सीतामढ़ी में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो देखो उस वक्त क्या सांस्कृतिक माहौल इसे समझ में आया कि अगर कुछ हाँ तो उस तरीके से क्या होता है एक सांस्कृतिक माहौल क्रिएट हो जाता है। कोई भी यहाँ पे क्या है बताया कि कोई भी जब ऐसा मुद्दा हाईलाइट होता है तो वहाँ पे एक माहौल बन जाता है, सबका सब कोई रामायण देखने लगा। लॉकडाउन में को तो रामायण चला दिया गया, सब लोग रामायण देखा, जो नहीं जानते, जैसे हम लोग भी रामायण उतना देखे के नहीं था, लेकिन देखे तब पूरा समझ में आ गया कि हाँ क्या थे, क्या स्टोरी था। तो एक माहौल क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया, लोग का संस्कृति के प्रति लगाव हो गया, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद मेटरडिक आया था। देखो नेपोलियन और मेटरडिक दोनों, जैसे नेपोलियन का जब तक कार्यकाल था उसके जस्ट बाद मतलब नेपोलियन को हटा के उसके पोस्ट पे किसको लाया गया, मेटरडिक को लाया गया, इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे मान लो कि नरेंद्र मोदी से पहले कौन थे, मनमोहन सिंह थे पीएम, तो मनमोहन सिंह भी पीएम है, उनको जैसे हटाएंगे नरेंद्र मोदी को लाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके से नेपोलियन और मेटरडिक भी दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। पहले अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो राष्ट्रवादी जो आंदोलन हुआ उसके बाद क्या हुआ, यानी उसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जो 1830 में जुलाई की क्रांति हुई थी, देखो एक मिनट, जो 1830 में क्रांति हुआ था ना उसको फ्रांस की क्रांति भी कहते हैं, ठीक है, जुलाई की क्रांति भी कहते हैं, मतलब उसको अलग अलग नाम से कहते हैं, लेकिन बात वही है, याद रखना। कब हुआ था? 1830 में। उसमें कौन सा क्रांति का नाम दिया हुआ है? जुलाई क्रांति, जुलाई की क्रांति। यहाँ तो यहाँ पे देखो कि जो जुलाई की क्रांति थी ये काहे हुई थी, जो मेटरडिक था ना वो बहुत ज़्यादा क्या था, हम पहले बताए थे प्रतिक्रियावादी था, मतलब रिएक्ट बहुत ज़्यादा करता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि ये तो प्रधानमंत्री था, मेटरडिक जो था प्रधानमंत्री था, लेकिन राष्ट्रपति भी कोई होगा, तो उसी तरीके से उसका जो राष्ट्रपति था, बता जैसे अपने यहाँ क्या होता है नाम अलग अलग होता है, जैसे किसी देश में उस चीज़ को राष्ट्रपति कहा जाता है तो किसी देश में उसको चांसलर कहा जाता है, किसी को प्रधानमंत्री कहा जाता है, मतलब नाम अलग अलग होता है, ठीक है। चांसलर प्रधानमंत्री कहा जाता है, राष्ट्रपति को नहीं। तो मेटरडिक जो प्रधानमंत्री था ना उसका हेड कौन था, चार्ल्स दसम था, वो भी उतना ही बेकार था, बहुत ज़्यादा निरंकुश था। निरंकुश मतलब क्या होता है, मतलब कि सबको नहीं दिख रहा है, बस अपना मर्जी करता नहीं, हाँ वही, मतलब निरंकुश मतलब क्या होता है जिसपे कोई अंकुश ही नहीं हो, मतलब किसी के अंडर में हो ही नहीं, उसको जो अपना मन करेगा वही करेगा, बाकी किसी का सुनने वाला है नहीं। जैसे अभी के टाइम में कौन है वैसा जो किसी का नहीं सुनता है, कौन? नहीं कोरिया, कौन सा? उत्तर कोरिया, किम जोंग। देखो वो जो है ना वो तानाशाह है,
अलग चीज़ होता है दोनों। तानाशाह मतलब क्या होता है कि अब तानाशाह भी एक ही टाइप का होता है लेकिन अलग अलग। हाँ, वो करना ही पड़ेगा किसी में। निरंकुश क्या होता है, ऐसा नहीं है कि निरंकुश हमेशा बेकारे बात बोलेगा। में होता है कि आप वो किसी के दूसरे बारे में कुछ नहीं। हाँ, वो अपने ही मतलब क्या है कि वो अपने हिसाब से चलेगा। अगर अभी उसको मन है कि तुम्हारा भलाई करेगा तो करेगा, अभी मन है कि तुम्हारा भलाई नहीं करेगा तो वो गोली भी बढ़वा देगा। मतलब उसके दिमाग पे जो चलेगा वही वो काम करेगा। उसको कहते हैं निरंकुश, मतलब वो किसी के अंदर में नहीं है, ठीक है। नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं है वो। उसके बाद है उदारवादी द्वारा अभिजात वर्ग व्यवस्था का विरोध। उदारवादी किसको कहते हैं? उदार क्या होता है? उदार है पता है, ये आदमी बहुत पॉजिटिव वर्ड है उदार। जैसे हम नहीं बोलते ये आदमी बहुत उदार है, जैसे मान लो कि फला कल बहुत उदार है, मतलब नहीं, हाँ बहुत दयालु है, मतलब कि किसी का भी सपोर्ट कर देते, किसी का हेल्प करते हैं, उसको उदारवादी मतलब कहते हैं कि जो अच्छे दूसरे के लिए जो नीति होता है उसको उदारवादी नीति कहते हैं, दूसरे की भलाई के लिए। तो इसका आप देखो कि यहाँ पे विरोध होने लगा, तो ये सबसे बड़ा रीजन बन गया जुलाई की क्रांति का, ठीक है। तो अब इसका जब इतना कुछ हुआ तो कोई ना कोई रिजल्ट भी आया होगा। तो देखो जो लुई फिलिप था वो क्या हो गया कि शासक बन गया। कहाँ का? फ्रांस का। वो जैसे चार्ल्स दशम जो था उसको हटा के लुई फिलिप वहाँ का शासक बन गया और उसको कहाँ भेज दिया गया? उसको बाहर भेज दिया गया। मतलब चार्ल्स दशम को पोस्ट से हटा दिया गया। रिजल्ट में यह, क्योंकि चार्ल्स दशम निरंकुश था, अब जनता उसका विरोध किया तो उसको हटा दिया और जेम्स फिलिप को बैठा दिया। मान लो कि अब ये अंशु को है ना, प्रधानमंत्री अंशु है, लेकिन ये अच्छा काम नहीं किया, तुम दोनों क्या कि इसका विरोध करके हटा दी और इसको यहाँ पे प्रधानमंत्री बना दी। वही बात हुआ, समझ में आ गया? तो कौन था पोस्ट पे पहले? चार्ल्स दशम था। और उसके बाद देखो पहले के नाम में यही होता था, लुई फिलिप 1, फिलिप 2, फिलिप 3, फिलिप 4, चार्ल्स 1, 2, 3, सो जो 10 तक है। एक और कौन है? लुई 16वां है। लुई जो है वो 16वां तक है। सोचो कितना बड़ा बड़ा, मतलब एक ही गुना आपको सब आजकल नंबर में डालते हैं 1 2 3 नहीं, जैसे क्या हो, जैसे कि मान लो कि हाँ ठीक है बहुत हाईलाइट हो गए, सब लोग हमको जान लिया। तो अब मान लो कि जो मेरा बच्चा होगा, हो सकता है कि उसको कोई नहीं जाने, अच्छा काम करते जानबूझ के उसको अपना ही नाम दे देता था बेटा को कि मेरे नाम से उसको जान जाएगा। तो अब हम है 1 तो उसको राग 2, राग 3, राग 4 ऐसे करते 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 आगे बढ़ रहा है, ठीक। तो वैसे होता था। तो यहाँ पे क्या है, उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। यहाँ पे क्या किया गया कि बोला नहीं हम लोगों को राजतंत्र की, देखो राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या फर्क होता है? राजतंत्र मीन्स राज्य, राजा, जनता का। हाँ देखो लोकतंत्र जो होता है उसमें सबसे हेड कौन होता है? वो जनता को रखा गया, मतलब जनता को ध्यान में रख के उसके अधिकार को रख के और बाकी सबका काम किया था, तो वो हो गया लोकतंत्र। और राजतंत्र में सबसे हेड कौन होता है? राजा होता है। तो तुम ये बताओ कि लोकतंत्र अच्छा है कि राजतंत्र अच्छा है? लोकतंत्र नहीं राजतंत्र। लोकतंत्र में सिर्फ बोलते हैं, बाकी बाद में करते कुछ और है। देखो लोकतंत्र एक बार क्या किया गया कि जनमत संग्रह करवाया गया, ठीक है। मतलब कि जनमत संग्रह मतलब क्या होता है? लोग वोट दिया, जैसे अगर हम बोले क्या कि क्लास आज बंद रहेगा तो हाथ उठाओ, तो 2 बट्टा उठाए 2 बच्चा नहीं उठाया, मतलब होता है ना, उसी को कहते हैं जनमत संग्रह। मतलब तब सब मन का बात रखा। तो एक बार जनमत संग्रह हुआ तो उसमें ये देखा गया कि सबसे अच्छी जो व्यवस्था थी देश में वो राजतंत्र थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय थी यानी फेमस थी वो क्या थी? लोकतंत्र थी। मतलब लोग चाहते थे लोकतंत्र, लेकिन अगर अच्छा का बात किया गया तो अब जरूरी नहीं कि जैसे देखो कि सबसे अच्छा फ़ोन कौन होता है? आईफोन होता है, लेकिन यूज करने वाला आदमी है क्योंकि वो महंगा है तो ज़्यादा भी तो यूज़ करेगा नहीं, तो सब लोग स्मार्टफोन यूज़ करता है। तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो है वो है स्मार्टफोन, लेकिन सबसे अच्छा कौन है? तो वो आईफोन है, वही अंतर है। तो राजतंत्र सबसे, अब देखो राजतंत्र काहे अच्छा था बताते हैं। जैसे कि राजतंत्र में तुम कोई भी काम करोगे तो तुम्हारे मन में डर है कि नहीं कि राजा तुमको पीट देंगे, कोड़ा मारेंगे, पैर हाथ काट के रोड पर फेंक देंगे, बहुत सारा काम करता था अजब अजब तरीके का, राजा कुछ भी कर सकता था। तो लोग के मन में डर था। अब लोकतंत्र में क्या है कि कानून है ना, तो अभी मान लो कि अभी कितना कानून है, लेकिन ऐसा कोई भी दिन है जिस पर पेपर में क्राइम नहीं निकलता है? एक भी दिन नहीं है। हर जगह देखो कि यहाँ इसको पिटा, उसको मारा, उसको गोली मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लूट पाट डकैती चोरी जो होना नहीं चाहिए वो होते रहता है, ठीक है। तो क्या है
कि अभी यहाँ पे डर नहीं, क्योंकि सबको पता है ज़्यादा से ज़्यादा केस करेगा, जब तक उसका नंबर आएगा तब तक 10 साल 15 साल 20 साल उसमें उसका बड़ी हंसी निकल जाएगा, है कि नहीं। तो उतना कोई टेंशन है नहीं, तो इसीलिए राजतंत्र को ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वहाँ तुरंत फैसला हो जाता था, तो राजतंत्र ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये खत्म हो गया। हाँ, अब खत्म हो गया। देखो तो वही यहाँ पे क्या किया गया कि बोला गया कि अगर हम सिर्फ राजतंत्र लाएंगे तब तो बात वही हो जाएगा जो 400 समय था, फिर वो निरंकुश हो गया तो फिर पूरा खराब हो जाएगा देश का सिस्टम। तो यहाँ पे क्या किया गया ना कि संवैधानिक राजतंत्र लाया गया, मतलब कि संविधान भी रहेगा और राजतंत्र। अब संविधान में कोई बेकार चीज़ तो रहेगा नहीं, संविधान में कोई ऐसा तो नहीं रहेगा कि हाँ कोई आदमी चोरी कर दिया तो उसका हाथ काट लो, ऐसा तो नहीं रहेगा किसी भी संविधान में। तो संविधान भी रहेगा लेकिन राजा भी रहेगा, और राजा जो अपना कोई भी कानून बनाएगा वो अपने मन से नहीं बल्कि संविधान के हिसाब से बनाएगा। सबसे अच्छा व्यवस्था संवैधानिक राजतंत्र है। तो पहले जो मेटरनिक था ना वो कहते थे कि नहीं लोकतंत्र आना चाहिए, लेकिन जब वो देखे ना कि नहीं जो संवैधानिक राजतंत्र है वो ज़्यादा अच्छा है, तब वो भी इसके सपोर्टर बन गए थे। ठीक, लिखवाए भी रहे सर में ये बात, इसलिए तो ये संवैधानिक राजतंत्र ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद क्या, ये संवैधानिक राजतंत्र क्यों हट गया? कहाँ हट गया, इसी को तो रखा गया। अभी तो अरे निरंकुश राजतंत्र को हटा के संवैधानिक राजतंत्र को रखा गया। हाँ, अभी ये हम कब का बात कर रहे हैं, 1830 का बात कर रहे हैं। अभी तो लोकतंत्र है। देखो अब अभी राजा कैसे बनेगा कोई, राष्ट्रपति सब है नहीं राष्ट्रपति। तुम अगर देखो राष्ट्रपति कब तक राष्ट्रपति है, जब तक 5 साल है, नहीं सॉरी 5 ईयर्स, जब तक उस पास। उसके बाद प्रधान राष्ट्रपति कहाँ जाते हैं, क्या करते कोई, ठीक है। देखो आदमी यही डरता रहा, आदमी इसीलिए, अभी द्रौपदी मुर्मू है, आदमी इसीलिए डरता है किसी भी चीज़ से। एक ये है क्या है जो आप भूलिए गए, अरे एक कहावत हमको याद आता था, वो छोड़ो बाद में बताते हैं। जैसे क्या है ना कि जब तक कोई ताकतवर नहीं होता है तब तक उससे कोई नहीं डरता है। हाँ, क्या डरे उस भुजंग से जिसके पास गरल हो, उसे नहीं जो दत्तहीन विसीन विनीत सरल हो। मतलब क्या है कि जो पावरफुल आदमी, अगर मान लो कि हम तुमसे पावरफुल है, अब टीचर है, तुम स्टूडेंट हो, तो तुम्हारे मन में मेरे लिए डर रहेगा कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो मैं भी ये कर सकती, तो डर है ना तुम लोग के अंदर में। तो हाँ, ये दया शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे नहीं जो दत्तहीन विसीन विनीत सरल हो। जब राम जी है बहुत शांत रहते थे, लेकिन फिर भी तो राम जी है, अगर तुम थोड़ा 19-20 करोगी तो अपना बार एक बार अगर चला दिया तो तुम तो ऊपर पहुंच जाओगी। तो मतलब क्या है कि जो पावरफुल आदमी है दया वही ना दिखाए। अब मान लो पावरफुल है तब बोले चलो ठीक है आज तुमको नहीं मानेगी, चलो दया दिखा दिए, तो क्यों, क्योंकि मैं पावरफुल है तभी ना तुम पे दया दिखाए। अब तुम हम पे दया दिखाओगी, तुम क्या कर दया दिखाओगी? अगर तुम दया नहीं भी दिखाओ फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, तो तुम्हारा दया किसी काम का है नहीं। तो जो पावरफुल आदमी होता है ना उसी का दया काम का होता है। जो अपने कमजोर है दूसरे पे क्या दया दिखाएगा? तो मतलब अगर हम किसी को क्षमा शोभती उसमें, जब हम किसी पे क्षमा दिखा रहे हैं मतलब कि मेरे पास पावर हो चाहिए तब ना तुमको माफ कर दिया, नहीं तो तुम दूर आप माफ होने के लिए मेरा क्या कर लीजिएगा चाहिए, है कि नहीं? वही बात है। तो यहाँ पे देखो कि राजा जो है उसके पास होना चाहिए। अब राजा का बात कोई कैसे मान लेगा? भले राजा कितना भी अच्छा हो लेकिन उसके पीछे में सैनिक होना चाहिए, उसके पास एकदम राज्य होना चाहिए, अपना बहुत पैसा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, उसका बहुत सारा सपोर्टर होना चाहिए। तो ऐसा तो अभी होता नहीं है, क्योंकि आदमी का मत चेंज हो जाता है, हर 5 साल के बाद मत चेंज हो जाता है, दूसरा प्रधानमंत्री बनता है, दूसरा राष्ट्रपति बनता है। तो यहाँ पे राजा संभव है, इसीलिए राजतंत्र को हटाया गया। ठीक है, अभी कोई भी ऐसा हिसाब जिसको तुम चाहती हो राजा रहे, क्योंकि राजा में सबसे खराब बात ये होता है कि राजा जब तक नहीं बनेगा तब तक वो राजा रहेगा, है कि नहीं? हाँ, उसके बाद अगर राजा बढ़ गया तो उसका बेटा ही राजा बनेगा। उस चाहे तुम कितनी भी मतलब मान लो कि राजा का बेटा एकदम बकलोल है, ठीक है, और दूसरा आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, फिर भी राजा का बेटा जो बकलोल है वही राजा बनेगा। ये सिस्टम था राजतंत्र में। तो ये सही है? नहीं है सही, इसलिए राजतंत्र को हटाया गया। देखो हर चीज़ में एक पॉजिटिव साइड होता है, एक निगेटिव साइड होता है। अब देखो 1830 की क्रांति समझ में आ गया। उसके बाद कब क्रांति हुआ था? 1848 जी, 1848 में। तो यहाँ पे क्या हो गया? अभी देखो कि चार्ल्स दसम को हटा के कौन राजा बना था? लुई फिलिप बना था। तो अभी क्या किया गया यहाँ पे, जो लुई फिलिप था वो कमजोर हो गया। ठीक है, उसकी जो नीति 18 साल के बाद, अब 18 साल कोई भी शासन कर लेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा
देखो कमजोर मतलब ये नहीं कि उसका देह कमजोर हो गया, अब 18 साल में कोई कमजोर थोड़ी हो जाता है, मतलब है कि उसका जो डीटी था, उसका जो पावर था, चाहे लोग अब नया नया में कोई आदमी बहुत ज़्यादा किसी को पसंद करने लगता है, अथवा दिन साथ रहता है तो दूर यार भी ठीक है कोई बात नहीं होता नहीं, इसका पसंद थोड़ा कम हो जाता है, वही चीज़ है। 18 साल हो गया तो टाइम के साथ क्या हो गया कि उसका फॉलोअर्स थोड़ा कम हो गया और उसका जो डीटी था उसका भी कोई खास सपोर्टर रहा नहीं। उसके बाद क्या हो गया, जो वो विदेशी नीति को अपनाया था वो भी सपोर्ट। अब मान लो कि हम बहुत पावरफुल है, ठीक है, हम जो चीज़ ला रहे हैं तुम लोग को पसंद आ रहा है, ठीक है, अब 4 को चीज़ लाए, 5 को, 10 को, 20 को, मेरा सब चीज़ तुम लोग को पसंद है। अब क्या है कि कुछ दिन बाद, ठीक है, 5-6 साल बाद हम फिर से कोई अपना रूल लाए जो तुम लोग को नहीं पसंद है, तुम लोग मेरा विरोध करेगी, फिर 2 साल के बाद फिर एक रूल लाए, फिर तुम लोग पसंद है, फिर तुम लोग मेरा विरोध करोगे, फिर दूसरे फिर विरोध। अब 4 को चीज़ जो विरोध देगा धीरे धीरे तो मेरा जो वो है वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टाइप के साथ सब चीज़ कम हो जाता है। तो यही पे इसका जो भी विदेशी नीति था वो फ्लॉप मतलब कोलैप्स कर गया, वहाँ पे भूखमरी हो गया, बेरोजगारी हो गया देश में, तो इसका सपोर्टर कब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, वही बात है। तो 1848 की क्रांति का हम लोग कारण देख ले कि भूखमरी हो गया, बेरोजगारी हो गया, लुई फिलिप का जितना भी नीति था सब कोलैप्स कर गया, मतलब कि कोई चीज़ अच्छे से उनका हो नहीं पाया। तो अब उसका कुछ रिजल्ट होगा कि जो क्रांति हुआ उसका कोई रिजल्ट आया होगा। तो यहाँ पे देखो जो पहले से व्यवस्था था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि कोई भी क्रांति का यही ना मतलब होता है कि नहीं अभी व्यवस्था खत्म पड़े। जैसे कि भारत में क्या हुआ कि क्रांति हुआ तो अंग्रेज लोगों वाला व्यवस्था हटा, लोकतंत्र आया, तो एक नया व्यवस्था आया। अब मान लो फिर 100 साल के बाद फिर कोई क्रांति हो तो फिर ये व्यवस्था हटेगा, फिर कोई नया सोचा जाएगा, तो कि पहली व्यवस्था का अंत हो गया। दूसरी बात क्या है कि द्वितीय गणराज्य की स्थापना की गई, ठीक है। तो याद अगर क्वेश्चन पूछ दे कि द्वितीय गणराज्य की स्थापना किस क्रांति का परिणाम है तो क्या बोलोगी? 1848। हाँ 1848 की क्रांति का, ठीक है। उसके बाद जो नेपोलियन तृतीय था, देखो नेपोलियन तृतीय यहाँ पे आ गया, पहले नेपोलियन हटा फिर मेटरनिख आया, उसका नेपोलियन तृतीय आ गया, तो ये फ्रांस का सम्राट बन गया। सम्राट मतलब क्या होता है? राजा। जैसे कि फ्रांस का जो राजा होता है ना उसको सम्राट बोलते हैं, वही रूस का जो राजा होता है उसको क्या बोलते हैं? जार। हाँ, अब क्वेश्चन में पूछेगा कि जार, रूस के जार का अर्थ क्या होता है तो उसमें बोलेगा कि शीशा का बॉटल, ये वो, तो याद रखना कि जार का मतलब जार वाला जार नहीं होता है, राजा होता है रूस में। और वही नेपोलियन वाला मतलब फ्रांस में क्या हो जाता है? सम्राट बन जाता है। चीज़ एक है बस नाम अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद देखो कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का प्रक्रिया आरंभ हो गया। इटली और जर्मनी का एकीकरण का प्रक्रिया कब प्रारंभ हुआ? 1947 में, बट 1848 की। हाँ अभी 1848 की क्रांति की बात करें तो उसमें 1948 कहाँ से आ गया? नहीं, वो इटली के एकीकरण का प्रभाव। अच्छा एकीकरण मतलब क्या होता है? सबके मिला। अब जैसे कि हम अपने कोचिंग का ड्रेस रखे, ठीक है, कोई बच्चा के टी शर्ट पे राग इंस्टा क्लासेस, कोई के बच्चा पे राग, कोई के बच्चा पे क्लासेज, कोई पे इंस्टा क्लासेज, अलग अलग छपवा दे, तो कोई भी मेरे कोचिंग को डिनोट कर रहा है, टी शर्ट नहीं कर रहा है। तो क्या है कि सब पे एक कलर का, एक रंग का कलर, भले ये लोगों मतलब एक लोगो एक रहना चाहिए, वो तभी ना कहें कि हाँ एकीकरण हो गया। चाहे मैं जितना भी ब्रांच खोले, ठीक है, सब जगह एक ही बैनर रहेगा तब ना पता चलेगा अच्छा ये रागे इंस्टा क्लास का ब्रांच है, नहीं तो यहाँ पे राग इंस्टा क्लासेस नाम रख दे, वहाँ पे कोई और नाम रख दे, साइंस क्लासेज, कोई भी क्लासेज, तब पता चलेगा कि उसी का ब्रांच है, नहीं पता चलेगा। एकीकरण मतलब क्या होता है कि जो चीज़ अलग अलग है सबको एक साथ, कोई भी एक नाम, कोई भी एक चीज़ ऐसा करके और सबको एक साथ जोड़ना, एकीकरण हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को इटली की एकीकरण के बारे में पढ़ना है अच्छा से, और जर्मनी के एकीकरण के बारे में भी अच्छा से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एकीकरण समझ के क्या होता है, समझ में आ गया ना। तो हम लोग इटली के एकीकरण के बारे में पढ़े। देखो जो इटली था ना वो बहुत छोटा छोटा राज्य में बटा हुआ था। कितने? लगभग 300 छोटे। हाँ, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में वो बटा हुआ था। अब क्या है, मान लो कि मेरा घर है तो एक जगह बहुत बड़ा घर नहीं, देखे सीतामढ़ी में ऊ चौक पे एगो रूम, ऊ चौक पे एगो रूम, ऊ चौक पे आधा कट्ठा, ऊ चौक पे 2 धुर, ऊ चौक पे 1 कट्ठा, ऐसे लेके जमीन अगर रख ले तो कोई करब का रहेगा? वो जमीन नहीं रहेगा। मतलब एक जगह मेरा गाड़ी है, एक जगह वॉशिंग मशीन है, एक जगह घर है, एक जगह बाथरूम है, एक जगह किचन है, वैसा पूरा सीतामढ़ी में फैला रहेगा, है कि नहीं? तो वो ठीक नहीं है। तो अलग अलग राज्य में जो बटा हुआ था उसको एक जगह लाना सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था, और उसी को हम लोग इटली का एकीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि वहाँ जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग अलग था, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो पड़ोसी देश है वो हमेशा हस्तक्षेप करता था। अब मान लो तब अपने घर हस्तक्षेप, इंटरफेयर, अब नहीं तक मान लो हम, तुम मेरी बहन हो, ठीक है, मान लो, और हम तुम आपस में लड़ रहे हैं, बगल वाले पर से हाँ ठीक कही, अब नहीं कराते खराब है, अब पड़ोसी वाला आदमी आके बीच में आग लगाने लगी तो किसी को भी अच्छा लगेगा? अपने भाई में कोई कितनों
लड़ाई करे, भाई भाई में सब में लड़ाई होता है, लेकिन तो वही अगर बगल में लाके लड़ लेता फिर दोनों भाई एक साथ तो दूसरी से लड़ने लगता है कि नहीं, होता है ऐसा। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा हस्तक्षेप करता था। अब इस जो इटली है उसका पड़ोसी कौन कौन है, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया, मतलब ये सब क्या करता है, हमेशा इंटरफेयर करते रहता था। एक तब अपने घर से परेशान, दूसरा आप इंटरफेयर कर रहे हैं। तीसरा क्या है कि वहाँ पे पोप का प्रभाव था। पोप क्या होता है, जैसे कि हम लोग इंडिया में बात करते हैं सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म है, तो यहाँ का जो सबसे पुजारी होता है, उसी तरीके से जो वहाँ का आदमी सब था, तो ब्राह्मण जाति हो गया एक, जो पुजारी लोग मतलब ब्राह्मण का ही नहीं होता है, तो उसी तरीके से जो पोप था, जो चर्च से रिलेटेड आदमी था उसको पोप कहते थे, ठीक है, जो चर्च से और राजा से रिलेटेड था। देखो पहले हाँ कास्ट, एक कम्युनिटी सब, जो कास्ट नहीं, देखो जैसे जो यहाँ पे ये सिस्टम था ना कि जो राजा है, ठीक है, वो चर्च का आदमी होता था, ठीक है, और जो तो इनडायरेक्टली तो दोनों सेम हुआ। मतलब क्या कि जो भी वहाँ पे ऊंचा आदमी था, सिर्फ पोप लोग ही सबसे ज़्यादा अमीर था, सबसे ज़्यादा पैसा था, सबसे ज़्यादा धन था, सबसे ज़्यादा पावर था, ठीक है, ये सब पोप लोगों के पास ही था। तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था, जो चर्च बोलता था ना वही होता था, सोचो। उसके बाद क्या है, तो अब एकीकरण कैसे हुआ, ये सब तो खैर कारण हो गया। अब एकीकरण कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले राष्ट्रवादी जो विचारधारा है वहाँ पे कोई भी राष्ट्रवादी जब तक विचारे रहेगा, अब मान लो मेरे में विचारे रहेगा कि भारत के लिए कुछ करे, तो हम भारत के लिए क्या कर लेंगे, तो अपने अंदर हो जाए कि नहीं, हम जब बहुत पैसा कमाएंगे तब भारत पे ये करेंगे। जैसे कितना भी अपने लिए कमाता है, इनकम टैक्स भरवे नहीं करता है, तो आप अपने लिए कमा लिए, बहुत अच्छा घर खरीद लिए, बहुत अच्छा गाड़ी खरीद, चलिए सब चीज़ ठीक है, लेकिन अगर आप देश को कुछ दे दिए तो क्या फ़ायदा आपका देश में रहने का, कोई फ़ायदा है। तो क्या है कि कोई आदमी इनकम टैक्स भरता है, जिससे देखो कितना एक्टर लोग है ना, सबसे ज़्यादा नाम टैक्स में किसका आता है, अक्षय कुमार का। हाँ, वो एकदम जितना कमाते हैं उसका टैक्स पता है कितना देना पड़ता है, 30% देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो उसमें से आपको 30 रुपया हमको सरकार को देना है, तो देना भी चाहिए, क्योंकि आखिर अब कहाँ कमा रहे हैं, भारत का ना जमीन है, अब यहीं पे अगर कोई काम करे तो भारत ही ना आपको दिया है, कोई फ्रांस से दिया नहीं, तो आपको देना भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि ये इंपॉर्टेंट था कि राष्ट्रवाद का भावना उन लोगों में जागृत हुआ कि नहीं, हमको देश के लिए एक होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, हमको भी आज़ादी चाहिए। अब मान लो कि कोई चिड़िया है, ठीक है, उसको पिंजरा में डाल दो, लेकिन उसको कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ा कि पिंजरा में, सोच रही क्या कि चलो कोई बात नहीं, वो तो खाना भी लिए आराम से रह रहा है। आएगा दूसरी चिड़िया जो चाहती कि नहीं आपको आज़ादी मिले, तो जो आज़ादी चाहती है उसको खोलोगे तो उड़ेगी भी, और जो सही में आज़ादी नहीं चाहती तो खोलोगे तो वो अंदर ही बैठे रहेगी, दूर यह इतना अच्छा बिना उड़े आपको खाना मिल रहा है तब उड़ने काहे जाए। तो वही बात है, यहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रवाद का भावना जब तक नहीं आएगा तब तक हम आज़ादी के लिए काहे लगी लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, वही बात है। उसके बाद फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव, फ्रांस की क्रांति का आप लोग देखा 1830 में हुआ, 1848 में हुआ, तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव दिखेगा कि नहीं दिखेगा। आप जिससे देखो तुम्हारी कोई पड़ोसी मैट्रिक में 80% ले आए, इंटर में 90% ले आए, तब तुम्हारी मम्मी कहेगी ना, देखो वाह, देख रही हो उसको कितना नंबर आ रहा है, अब तुम भी वैसा करो वैसा करो, तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है कि नहीं, देख के होता ही है। तो यहाँ पे क्या कि नहीं देखा कि अच्छा फ्रांस लोग इसे किया, उन लोग में आज़ादी का लड़ाई किया, तब वो लोग आज़ाद हो गया, तब हमको भी आज़ादी मतलब ले लेना चाहिए, तो ये वहाँ पर वो लोग सोच लिया, ठीक है। उसके बाद नेपोलियन जो था वहाँ पे उसका सैन्य अभियान स्टार्ट हुआ। सैन्य अभियान मतलब ऐसा यही अभी अग्निपथ कैसे था, मतलब उसमें ज़्यादा लोग को सेना में भर्ती करना, तो वो स्टार्ट हुआ था। और मेटरनिख का जो सोच था और उसी में जो नागरिक आंदोलन था, ये बहुत ज़्यादा इटली के एकीकरण में बहुत ज़्यादा योगदान निभाता मेटरनिख का नीति। अब देखो मेटरनिख का क्या नीति था, मेटरनिख का नीति क्या था, बताओ, कुछ भी बोलो। हाँ, मतलब मेटरनिख चाहता था कि जो व्यवस्था पहले नेपोलियन रद्द कर दिया। नेपोलियन क्या करता था, बहुत ज़्यादा मतलब अपने अंदर सबको ले लिया था, तो मेटरनिख बोला कि नहीं, हम क्या करेंगे कि जो नेपोलियन से परेशान है उसको अब आज़ाद करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो आज़ाद करने का जब बात कर रहा था तो कुछ ना कुछ करेगा, तो यही जो क्या हुआ कि उसका जो नीति था वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोग पे इम्पैक्ट डाला, अपना असर डाला। उसके बाद यहाँ पे बेजनी आया, जिसको इटली के का मसीहा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद काउंट काबूर आया, उसके बाद गैरीबाल्डी आया। गैरीबाल्डी क्या था, कुछ बहुत होता है, गैरीबाल्डी पैसे से धार्मिक था, ठीक है। हाँ,
तो ये सब क्या आके बहुत ज़्यादा अपना भूमिका निभा रहा था। तो बेजरी के बारे में थोड़ा सा तुम्हारे बुक में इंट्रोडक्शन है। बेजरी कौन था ये पढ़ लेना। और उन्होंने कार्बोनरी की स्थापना की थी। कार्बोनरी क्या था? एक सैन्य दल था, हाँ, एक ग्रुप था जो लड़ता था, हाँ, संगठन था। तो इसकी स्थापना बेजरी ने की थी। और क्या था बेजरी के बारे में बताओ, नेहा बताओ। यंग इटली नामक की यंग यूरोप यंग यूरोप यंग इटली नामक की स्थापना की थी। यंग यूरोप कौन किया था? हाँ, दोनों ही, यंग इटली भी किया था और यंग यूरोप की स्थापना भी की थी। अब यंग इटली क्या, यंग यूरोप 1834 में हुआ। हाँ, और तो ये क्या है कि ये सब छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव है। तो बेजरी के बारे में जैसे पूछे एग्जाम में क्वेश्चन, बेजरी पर प्रकाश डाले, तो ये देखिए टॉर्च बार है, वहाँ पे हम लोग को उसके बारे में 5-6 लाइन कुछ बताना है। तो बता दें कि बेजरी क्या किए थे, किस चीज़ की स्थापना किए थे, उनका क्या उद्देश्य था, कहाँ से थे, दूसरे वर्ष हो गया, उसमें 5 लाइन भर जाएगा। हाँ, अब बेटरडिक के बारे में भी वही करना है, या फिर गैरीबाल्डी के बारे में पूछते, काउंट काबूर के बारे में पूछते, मतलब 3-4 ऐसा इसमें हाईलाइट है। देखो 5 गो के बारे में याद करें, नेपोलियन के बारे में, गैरीबाल्डी, बेजरी, उसके बाद कौन है यहाँ पे, काउंट काबूर और बेटरडिक। इन 5 के बारे में अगर हाँ, बिस्मार्क के बारे में पूछता है, थोड़ा सा पूछता है। बिस्मार्क लाल सेना का गठन किया था, बिस्मार्क है ना, थोड़ा थोड़ा पूछता है। ये 5-6 याद भी है, जिसके बाद पढ़ लूँगी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि ये सब जो है ना बहुत ज़्यादा योगदान डाले थे कि बेजरी जो काम किए या फिर जो काउंट काबूर काम किए, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया कि नहीं वहाँ पे इटली का एकीकरण हो गया। जो अलग अलग राज्य में बटा हुआ था वो सब एक साथ मिलके वो सब क्या हुआ कि एक देश के रूप में वो बन गया। जैसे भारत अगर आज़ादी के टाइम में बात करें 1947 में, तो भारत कितने राज्यों में बटा हुआ था? 350 के आसपास अलग अलग राज्य में बटा। तो भारत सोचो कितना मतलब छोटा छोटा था। मतलब आपको लगता है सीतामढ़ी एगो राज्य हुआ था, है कि इतना छोटा सीतामढ़ी एगो राज्य होगा? बहुत छोटा छोटा भाग में बटा हुआ था, और उसको सबको एक साथ करा। तो अपने यहाँ पता है एकीकरण का मसीहा किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अहम रोल जो निभाने का होता है ना एकीकरण का। तो सोचो कि 350 अलग अलग राज्यों को मिलाकर एगो भारत बना दिए, कितना बड़ा बात है। तो इसमें 2-4 को, तो 12th में वैसे पढ़ा है, 2-4 में से जम्मू कश्मीर को, जूनागढ़ को, उधर निजाम का जो हैदराबाद था, जूनागढ़ जगह है वो कश्मीर साइड है शायद, ठीक है। तो ये 4-5 ऐसा जगह था ना, चंडीगढ़, ये सब, चंडीगढ़ तो नहीं था, ये सब को क्या है एक साथ लाने में बहुत दिक्कत भी हुआ था। तो बहुत मेहनत से वो ये कहते सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के अगर एकीकरण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा था। चलो, तो अब क्या है कि चलो हम सब चीज़ जान गए कि बिला दी, लेकिन कैसे बिला दिए? कुछ तो किए होंगे। सब बोलेंगे बिरयानी बन गया, तो बन तो गया, लेकिन कैसे बना बिरयानी? कुछ प्रोसेस है, चावल डाले, जो करना है सो सब करे। तो यहाँ पे सबसे पहले यंग इटली का स्थापना किया, कौन किया? बेजरी। उसके बाद क्या किया कि उन्होंने यंग यूरोप का स्थापना किया। देखो यंग इटली की स्थापना 1831 में किया गया, ठीक है, और 34 में यानी 30 साल के बाद यंग यूरोप का स्थापना किया गया, दोनों याद रखना। दूसरी बात क्या कि वो 1848 की क्रांति के बाद वो क्या किए कि फिर से जो जनवादी आंदोलन है उसको शुरुआत करने लगे, ठीक है। और ऑस्ट्रिया तथा साइबेरिया पिटमाउंट के शासक एल्बर्ट की पराजय के बाद पुनः वो पलायन भी कर गया। पलायन मतलब क्या होता है? पलायन मतलब एक जगह से दूसरी जगह। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह चल जा रहा है। अब मान लो कि अब इंडिया में रह रहे हैं, जैसे कि हम नहीं, जैसे ये है ना अभी कौन बहुत बड़ा करोड़पति विजय माल्या, हाँ, वो क्या किए यहाँ से बहुत ज़्यादा लोन उठाए पूरा भारत से, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब तुम लोग सोच भी सकते कितना करोड़ अरब डॉलर, बहुत ज़्यादा पैसा उठा लिया, उसका देश छोड़ के भाग गया। अब सब पूरा खोज रहा है उसको। तो ये पलायन करना क्या होता है कि पूरा धन इकट्ठा करके भाग जाना। तो उस तरीके से विजय वाले में भागा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे तो देखो जो बेजरी का योगदान है, ये 3-4 योगदान है, याद रखना। क्या क्या एक बार रिपीट करो। यंग इटली नामक इस संस्था की स्थापना की थी, यंग यूरोप, हाँ, कार्बोनरी संस्था, हाँ, 3, हाँ, और इटली के एकीकरण में उनका बहुत बड़ा योगदान। वो तो था ही, वही तो पूछे क्या क्या किए। क्या अरे नहीं, तो उसी का तो बोल 3 ही तो किए थे। पूरा पलायन किए। अभी ना बताया साइबेरिया पिटमाउंट के जो शासक थे ना एल्बर्ट, जब हार गया। देखो साइबेरिया पिटमाउंट क्या है समझ में आया? जगह है, ठीक है, एक देश है। अब वहाँ का शासक हार गया तो वापस वो वहाँ पे पलायन कर गए, मतलब ये फिर इटली को। हाँ। उसके बाद काउंट काबूर के बारे में पढ़ना है। देखो ये जो
काउट काबूर थे वो क्या थे? कूटनीतिज्ञ, देखो राष्ट्रवादी। हाँ, ये एक विक्टर इमैनुअल थे जो कि क्या थे? राष्ट्रपति थे। सब जो राष्ट्रपति थे, और प्रधानमंत्री कौन था? तो काउट काबूर था। ये एक प्रधानमंत्री है, लेकिन फिर भी देखोगे कहीं पे भी प्रधानमंत्री का रोल राष्ट्रपति से ज़्यादा रहता है कि कम रहता है? ज़्यादा रहता है। पोस्ट देखो, पोस्ट भले ही नीचे, लेकिन ज़्यादा काम उसी को कर रहा था। अब जो बहुत आदमी, अब कोई भी बॉस अपने काम करता है नहीं, बॉस से ज़्यादा मैनेजर को काम करना पड़ता है, वही बात है। तो यहाँ पे क्या है कि विक्टर इमैनुअल है बॉस, कम काम करना है, और काउट काबूर जो थे वो ज़्यादा काम करते थे। उसके बाद देखो 1853 से 54 में एक युद्ध हुआ था जिसको क्रीमिया, एक जगह क्रीमिया युद्ध कहते हैं। वहाँ पे फ्रांस की कूटनीति रूप में वो सहयोग किए थे। कूटनीति क्या होता है? नहीं, देखो कूटनीति मतलब क्या होता है कि अच्छा संबंध रख के दोस्ती करे। जैसे कि मान लो कि भारत अभी कौन रूस का दोस्त है कि नहीं है, अगर कुछ भी होता है तो रूस को सपोर्ट करता है, उसका जो भी वहाँ पॉलिसी है कुछ भी सब को सपोर्ट करता है, तो उसको क्या कहते हैं? कूटनीति सपोर्ट करते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं। जैसे सब देश का अपना एक पॉलिसी होता है कि हम क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा देश से दोस्ती बना के रखेंगे। तो हम लोग का बहुत मैक्सिमम देश से दोस्ती अच्छा है, किसी किसी देश से खराब, जैसे पाकिस्तान से रिलेशन अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बार समझौता हुआ। देखोगे सिद्धू ये समझौता, बहुत बार समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में कि सब चीज़ ठीक हो जाए, लेकिन पाकिस्तान बार बार समझौता को तोड़ते गया। तो कोई भी देश चाहता है कि हम क्या करें दूसरे से अच्छा। जैसे हम मान लो कि आपको चारों से दोस्ती रखना है, एक साथ चारों ग्रुप बना के बात तो करेगा नहीं है। हम क्या करेंगे? तुम बहुत अच्छी हो, तुम जो हो सो तुम ही हो, चलो हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। फिर तुम्हारे पास तुम बहुत अच्छी, तुम जो भी है अपना सपोर्ट तुम कर देंगे। फिर तुम्हारे पास वही चीज़, हाँ बस अलग। तो सबके साथ अच्छा संबंध, सबका साथ सबका विकास वाला चीज़ होता है। तो ये इसका नीति अपनाता था काउट काबूर, याद रखना। हाँ, कूटनीति। उसके बाद क्या है? नीस और सेवाएं। नीस क्या है? जगह है, याद रखो। यहाँ पे सार्डिनिया, पिडमाउंट हो गया, ये सब देश का नाम है, क्रीमिया, ठीक है। नीस और सेवाएं को नेपोलियन III के देने का वादा किया। वो बोला कि जो नीस उसका जगह है और जो सेवाएं जगह है वो किसको दे देंगे? तो नेपोलियन III को दे देंगे, ठीक। हाँ, तृतीय, वही बात है। उसके बाद 1859 से 60 में जो लोम्बार्डी पर अधिकार था उसके विरोध को वो ऑस्ट्रिया के कब्जे में मतलब ले लिया था। और उसके बाद 1860 से 67 में जो पार्मा, माडेरा, टस्कनी ये सब था उस सब पे अधिकार भी कर लिया। तो ये सब काउट काबूर के बारे में कुछ हाईलाइटेड क्या कहते हैं उसको पॉइंट है, ये आप भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद गैरीबाल्डी के बारे में पढ़ना है। तो गैरीबाल्डी क्या थे? पेशे से नाविक थे, और ये जो थे ना ये बेजनी के समर्थक थे। क्या थे? मतलब उनके विचारों के। हाँ, जैसे अभी क्या है कि जो योगी आदित्यनाथ है वो किससे समर्थक है? नरेंद्र मोदी के, ठीक है। प्रधानमंत्री था, अलग हो गया, तब नरेंद्र मोदी के सपोर्टर है, ठीक है। प्रधानमंत्री तो पोस्ट हो गया। हाँ, वो क्या है कि नरेंद्र मोदी के सपोर्टर है, तो वो उनके हर मतलब फैसले में क्या करते हैं कि उनका सपोर्ट करते हैं, एकदम क्या उसको कहते हैं, गट्स के साथ करते हैं सपोर्ट। तो यहाँ पे देखो कि उसी तरीके से जो बेजनी थे ना वो क्या थे कि इसके सपोर्टर थे। गैरीबाल्डी जो थे वो बेजनी के सपोर्टर थे, लेकिन बाद में वो किसके प्रभाव में आ गए? काबूर के। काउट काबूर जो प्रधानमंत्री उसके सपोर्ट में। तब उनको लगा कि नहीं, जैसे पहले ये लोग चाहते थे कि लोकतंत्र आए, और उसके बाद ये किसके सपोर्टर हो गए? तो संवैधानिक राजतंत्र के सपोर्टर हो गए, ठीक है। तो याद रखो कि जो बेजनी थे, सॉरी गैरीबाल्डी थे, वो किसके समर्थन में थे? तो वो लोकतंत्र के सपोर्टर थे, बेजनी के। और किसके समर्थक में थे? तो अब वो संवैधानिक राजतंत्र के थे, काउट काबूर के, ठीक है। ये याद रखना। उसके बाद ये क्या है? सिसिली और नेपल्स एक जगह का नाम है, उसका अधिकार क्या किए? उस पर अधिकार कर लिया, और विक्टर एमेनुअल को क्या किए कि प्रतिनिधि शासक उनको बना दिया गया वहाँ का, ठीक है। कहाँ का? सिसिली और नेपल्स का, ठीक है। दूसरी जगह क्या है? 1862 में जो रोम पर आक्रमण हुआ था उसके बाद काबूल की मुलाकात के बाद योजना का परित्याग कर दिए। देखो ये एक बार युद्ध हुआ 1862 में, और यहाँ पे भी जीत गए। तो उनको नहीं होता है कि बोलेंगे, जैसे ये तो क्या थे? राष्ट्रपति थे, तो वो बोले क्या कि नहीं हम तुमको, अगर तुम क्वेश्चन पूछो। रोम कहाँ है? जगह का नाम? हाँ, अरे ये वही है ना, रोमन साम्राज्य। हाँ हाँ, हाँ। जैसे सिंधु घाटी एक सभ्यता कैसे गई? रोम साम्राज्य है, बहुत बड़ा रोमन सभ्यता है, मतलब सिविलाइजेशन है एक। देखो सबसे पुराना और सबसे उस टाइम भी डेवलप जो सभ्य, सबसे ज़्यादा सभ्य ये जो था वो रोमन सभ्यता, याद रखना। रोमन सभ्यता बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वहाँ पे शुरू से ही हाई, मतलब बहुत ऊंचे लेवल का था। तो
तो यहाँ पे अब रोब नहीं, वापस आ जाओ। अभी कहाँ के बारे में पढ़ रहे थे? गैरीबाल्डी। हाँ, एक मिनट रुको। देखो यहाँ पे गैरीबाल्डी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो गैरीबाल्डी थे ना, पहले वो मेजनी के साथ थे। देखो लाइन बाय लाइन एक बार फिर से हम रिवीजन करवा दें। पहले वो मेजनी के साथ थे, उसके बाद जब वो काबूल से मिले तो वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, उस पर संवैधानिक राजतंत्र के सपोर्टर हो गए। पहला पॉइंट इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। दूसरा पहले तो सबसे पहले लिखो कि गैरीबाल्डी पैसे से नाविक है, ये हो गया। उस बाद दूसरा लाइन बता दी। उस बाद तीसरा लाइन ये इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद ये सोचे ना कि हम रोम पर आक्रमण करेंगे, ठीक है। और 1962 में वो रोम पर आक्रमण करने का पूरा योजना वगैरह तैयार कर लिए, ठीक है। और उसके बाद वो चाह रहे थे कि वो रोम में आक्रमण करें, लेकिन उससे पहले ही वो किससे मिल लिए? काउंट काबूल से मिले। और उसके बाद वो बोले कि नहीं, अब हम उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। उनका माइंड चेंज हो गया। यहाँ पे याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है कि 1962 में काउंट काबूल से मिलने के बाद उन्होंने रोम पर आक्रमण की योजना का परित्याग कर दिया, यानी उसको छोड़ दिया गया। तीसरा क्या है कि उसके बाद आप देखो कि इसी के क्रम में ना जो काउंट काबूल थे वो मर भी जाते हैं, ठीक है। वो मेजनी से नहीं, उसके बाद पहले क्या होता है कि ये जीत जाते हैं। उसके बाद काउंट काबूल से बहुत खुश हो गए और उसको बोले क्या कि नहीं, अब तुम क्या करो ना कि इटली का जो भी दक्षिण क्षेत्र है, क्योंकि तुम हमको जितवाए हो, तो दक्षिण जो भी क्षेत्र वहाँ का शासक हम तुमको बनाना चाहते थे। बोले कि नहीं, अब हमको ये सब नहीं करना है। अब उसके बाद वो क्या कि सब कुछ छोड़ के नॉर्मली किसान का जीवन जीने लगे। देखो, हाँ, गैरीबाल्डी इंपॉर्टेंट है। पहले नाविक थे, फिर वो इस पॉलिटिक्स में आ गए, मतलब पॉलिटिक्स ही है ना, उसका यहाँ पे सब कुछ किए। उसके बाद वो जीत भी गए। वो बोला कि अब तुमको राज्य देंगे, अब तुमको वहाँ का मतलब शासक बना देते, लेकिन वो बोले कि नहीं, अब आपको ये सब चीज़ नहीं करना है। और वो सब कुछ छोड़ के नॉर्मली किसान बन गए। कितना बड़ा, मतलब कितना गट्स का। तुमको बोले सब चीज़ छोड़, चलो हमारी घर में रखवा देते हैं, और तुम वो चीज़ छोड़ दो, तो कितना बड़ा दिल है तुम्हारा कि तुम इतना चीज़ छोड़ रही हो। वहाँ पे जाके नौकरी तो बनना होगा। राखी सावंत जो है वो अभी तो एक्ट्रेस है ना, इससे पहले वो वहाँ अंबानी के घर में काम करती थी। अब पता नहीं क्या काम है, बंदा जाते। अब अंबानी का ड्राइवर के पास भी अपना ड्राइवर होता है, सोच लो। हाँ, तो फिर ड्राइवर क्या है? मतलब वो यहाँ पे कार से आता है, अंबानी को लेके जाता है, फिर उसको कार से लेने आता है वापस, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो कि 1962 में काउंट काबूल तो एक्सपायर कर गया, ठीक है। तो विक्टर इमैनुअल क्या किया कि फिर मतलब खुद को ही पूरा अधिकार उनके क्षेत्र में आ गया। उसके बाद 1870 से 71 में फ्रांस और प्रसा के बीच लड़ाई हो गया। तो फ्रांस और प्रसा के बीच लड़ाई कब हुआ? 1870 से 1871 के बीच, ठीक है। और उसके बाद जो स्थिति था वो बहुत भयानक हो गया। और जो रोम साम्राज्य था पहले बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बाद रोम साम्राज्य छोटा हो गया। कैसे? क्योंकि उसका जितना भी एरिया था सब किसके अंदर में आ गया? इटली के अंदर में आ गया। और जो वेटिकन सिटी है बस वही रोम के पास बचा, बाकी पूरा खत्म हो गया। जैसे कि समझ लो कि मेरा घर है पूरा रोम, और क्या हुआ कि पूरा जर्मनी करते थे सब ले लिया, मेरे पास बस एक यही रोम बचा, ठीक है। तो यही हो गया उस वक्त रोम के साथ, बहुत बड़ा अत्याचार हो गया। और इस तरीके से इटली का एकीकरण कंप्लीट हो गया। तो इटली का एकीकरण भी देख ली, जो भी इंपॉर्टेंट आदमी था वो भी हो गया। मतलब देखो, अब इसके बाद तुमको यही नहीं कि इसके बाद भी कुछ बचा। अगर ये पढ़ लेगी फिर अलग से तुमको बुक तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, सब कुछ समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? चलो ठीक है। उसके बाद हम लोगों को जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ना है। पढ़ ले कि रहने दे आज? नहीं पढ़ पढ़ा लेते हैं 2-3 पेज। नहीं पढ़ाई, छोड़ दे, बहुत लंबा है। देखो, जर्मनी का एकीकरण है, फिर अन्य देश के में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, फिर यूनान के बारे में, हंगरी के बारे में, हाँ सारे के बारे में पढ़ना है। 1 घंटा हो गया? कब का हो गया? नहीं मिस, बाकी नेक्स्ट कल 2 दिन में अगर एक कंप्लीट करे तो काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे रहने देते हैं, इस बार कल कंप्लीट कर देंगे क्या? यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। हाफ कंप्लीट मतलब कि यहाँ टॉपिक तो कंप्लीट हो गया ना। अब इटली के एकीकरण तक हो गया ना, अब जर्मनी का एकीकरण, बाकी यूनान वगैरह के बारे में, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, उसके बाद एक और कोई बचता है यहाँ पे, यूनान हो गया, हाँ ये सब के बारे में पढ़ना है। कल एक वीडियो में मतलब एक दिन में अगर पूरा पढ़ोगे तो बाउंस कर जाएगा। यहाँ से कोई क्वेश्चन है ये बताओ, किसी को भी। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लो, मैं अच्छे से उसका आंसर लिखकर आपको कमेंट में आंसर दे दूंगी। और तुम लोग के पास कोई क्वेश्चन है? नहीं, कुछ भी एकदम अच्छे से क्लियर। इसका ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं, हाँ इस चैप्टर का करा चुके हैं, ऑनलाइन भी शायद करा चुके हैं, देख लेते हैं। अगर करा चुके हैं तो ठीक है, नहीं कराए तो उसको फिर लाइव में डाल देंगे, रिकॉर्डेड में डाल देंगे,
ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्लास बंद करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।